वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं अब्बास खान, लेक्चरर कॉमर्स के लिए। डियर स्टूडेंट, ये हमारा पहला जो है ना वो डेमो लेक्चर है, ठीक है। और इस वीडियो में डियर स्टूडेंट मैं आपको रेंडमली मैं एमसीक्यूज़ क्या करूँगा, मैं करवाऊँगा, क्योंकि ये एक डेमो लेक्चर है, ठीक है। बाकी जो हमारे क्लासेस होंगी उसमें मैं टॉपिक वाइज जो है ना वो आपको सलेबस और एमसीक्यूज़ मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो पहला डेस्टिनेशन एमसीक्यूज है कि कैश डिस्काउंट इज अलाउड ऑन रीपेमेंट ऑफ डेब्ट, ठीक है। अब इसमें से ऑप्शन है लमसम, एक्चुअल, प्रॉम्प्ट और नॉन, ठीक है। अब डेस्टिनेशन क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है कि जब क्या करते हैं आप अपने जो बायर है, ठीक है, उनको इनकरेज करने के लिए कि वो क्या करें, अपना जल्दी पेमेंट करें, ठीक है। उसके लिए क्या करता है सेलर, क्या करता है उनको जो प्राइस में रिडक्शन देता है उसको हम क्या कहते हैं, उनको कैश डिस्काउंट कहते हैं, ठीक है। और इसका मेन मकसद क्या होता है कि अपने बायर से, ठीक है, उनसे क्या करना है, जल्द से जल्द पैसे रिकवर करवाना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर कोई XYZ है, ये एक सेलर है, ठीक है। ये क्या करता है, ये जी को क्या करता है, कोई चीज़ बेचता है ऑन अकाउंट, ठीक है ना, उधार पे, ठीक है, ऑन अकाउंट उधार के ऊपर बेचता है, ठीक है। अब जी कहता है कि अगर आपने 15 दिन के अंदर आपने मुझे पेमेंट कर दी है, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर 1000 रुपये की कोई चीज़ बेचता है, ठीक है ना, तो अगर 15 दिन के अंदर आपने मुझे पेमेंट कर दिया ना, तो मैं आपको क्या कर दूंगा, मैं आपको जो है ना ये जो है ना 100 रुपये मैं आपको क्या कर दूंगा, मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये जो 100 रुपये डिस्काउंट है, ठीक है ना, ये ठीक है, ये अब क्या है डियर स्टूडेंट, इसको हम कहेंगे, ये क्या है, ये बेसिकली रिडक्शन इन प्राइस है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट इसे कहा जाता है, ठीक है। अब जब वो 15 डेज के अंदर अगर वो पे करता है ना वाई, ठीक है, जो कि बायर है, ठीक है ना, अगर ये पे करता है ना, तो अब उसको कितना पे करना पड़ेगा, हज़ार जो है ना वो डॉलर नहीं पे करना पड़ेंगे, रादर क्या होगा उनको 900 क्या होंगे डॉलर क्या होंगे उनको पे करना पड़ेंगे, ठीक है ना। और बाकी जो 100 रुपया की है वो इसको सेलर ने डिस्काउंट दिया। क्यों डिस्काउंट दिया, क्योंकि इसने 15 दिन के अंदर अंदर क्या किया, पेमेंट की है, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली क्या कैश डिस्काउंट क्या होता है, सेलर क्या करता है, बायर को देता है, उनको इनकरेज करने के लिए कि वो क्या करे, वो जल्द से जल्द क्या करे, वो उनको पेमेंट करे, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, कैश डिस्काउंट इज अलाउड ऑन रीपेमेंट ऑफ डेब्ट, ठीक है। किस सूरत में, इज अलाउड ऑन प्रॉम्प्ट पेमेंट, ठीक है ना, रीपेमेंट ऑफ डेब्ट, ठीक है। अगर आप जल्दी पेमेंट करते हैं तो उसके ऊपर आपको कैश डिस्काउंट क्या करता है, कौन देता है, सेलर देता है बायर को, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि ट्रेजरी बिल्स आर परचेज्ड एट प्रीमियम रिलेटिव टू पार वैल्यू, डिस्काउंटेड रिलेटिव टू पार वैल्यू, अमाउंट रिलेटिव टू पार वैल्यू, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट क्या होता है यहाँ पर, जो ट्रेजरी बिल्स होता है, ठीक है, ट्रेजरी बिल्स डियर स्टूडेंट क्या होते हैं, जिसको टी बिल्स भी कहते हैं, ठीक है, टी बिल्स। ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है ना। इसको क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है, ये बेसिकली डेट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, ठीक है। और इनको बेसिकली क्या है डियर स्टूडेंट्स, इनको उनको करता है, इनको गवर्नमेंट क्या करती है, इशू करती है, ठीक है ना, अपने फाइनेंस जनरेट करने के लिए, ठीक है। लेकिन किसके ऊपर इशू करती है, एट डिस्काउंट के ऊपर क्या करती है, वो गवर्नमेंट क्या करती है, इसको इशू करती है। इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट नहीं होता, मगर क्या होता है, डिस्काउंट के ऊपर इशू की जाती है। मिसाल के तौर पर क्या है, टी बिल्स है, ठीक है ना, टी बिल है, इसकी जो है मिसाल के तौर पर इसकी पावर वैल्यू क्या है, 1000 रुपीज़ है, ठीक है ना, 1000 रुपये इसकी पावर वैल्यू, इसके ऊपर जो लिखी हुई है, ठीक है ना, इस सर्टिफिकेट के ऊपर जो लिखा होता है वो इसकी पावर वैल्यू होती है, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या, इसकी पावर वैल्यू क्या है, 1000 है, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट कहती है कि आप क्या करें, हमें 900 रुपया जाना वो क्या करें, जब गवर्नमेंट टी बिल इशू करती है ना, तो गवर्नमेंट कहती है कि आप हमें 900 रुपया जाना वो दे दें, ठीक है ना, अभी। और फ्यूचर में जब ये मेच्योर होगा ना, तो हम आपको कितने देंगे, हम आपको जाना क्या करेंगे, आपको 1000 रुपया हम क्या करेंगे, आपको देंगे, ठीक है। यानी गवर्नमेंट जब ये इशू करेगी तो इस अच्छा एक्चुअल पावर वैल्यू कितनी है, जिसके ऊपर लिखी हुई है वो 1000 रुपीज़ है। गवर्नमेंट कहती है कि अभी अब जो है ना क्या करें, गवर्नमेंट जब इसको इशू करती है तो वो कितने के ऊपर इशू करेगा, 900 रुपया के ऊपर क्या करेगा, वो इशू करवाएगा, ठीक है। यानी वो आपसे 900 रुपया लेगा और क्या करेगा, आपको टी बिल आपको दे देगा, ठीक है। अब जब ये मेच्योर हो जाएगा, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम होता है, इसके बाद जब वो मेच्योर हो जाएगा ना, तो क्या करेगा गवर्नमेंट, क्या करेगा, आपसे टी बिल ले लेगा और आपको क्या करेगा, इसकी जो अमाउंट है 1000 रुपया क्या करेगा, वो आपको इसकी जो पावर वैल्यू आपको जो है ना वो दे देगा, ठीक है। तो क्या
मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको डिस्काउंट के ऊपर क्या किया, इसके ऊपर इसको इशू करता है, ठीक है। इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं होता, बल्कि डिस्काउंट के ऊपर गवर्नमेंट वो आपसे लेते हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने 900 रुपये आपसे लिए हैं, और फिर जब वो मेच्योर हो जाते हैं आपको, उसके बाद आपको क्या करता है, आपको बाद में 1000 रुपये आपको जाना वो क्या करता है, वो पे करता है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, ये गवर्नमेंट इसको क्या करता है, डिस्काउंट की तौर पर क्या करता है, वो इशू करता है, ठीक है। और ये बेसिकली कौन सा, एक मनी मार्केट है, ठीक है ना। आपने एक कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट सुने होंगे और एक मनी मार्केट के क्या होंगे, वो इंस्ट्रूमेंट सुने होंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, मनी मार्केट का एक जो ना एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसकी जो मेच्योरिटी पीरियड होती है वो क्या होती है, लेस देन 1 ईयर होती है, ठीक है ना। मेच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर होती है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है कि ये क्या हो जाती है, हमेशा इट इज़ परचेज एट डिस्काउंट रिलेटिव टू, जो है ना क्या होगी, पार वैल्यू क्या होती है, परचेज की जाती है, ठीक है। या आप कह सकते हैं डिस्काउंट के ऊपर ये इशू की जाती है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि इट इज़ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स, या ऑल ऑफ दिस, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन डियर स्टूडेंट क्या है, आपका इनकम टैक्स है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपके पास क्या है, डायरेक्ट टैक्सेस है, ठीक है ना, डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट क्या है, आपकी जो ये आपने याद रखनी है, ठीक है ना, आपका जो इनकम स्टेटमेंट है, ठीक है ना, आपकी सैलरी है, इसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो कौन सा है, वो इनकम टैक्स होता है, और वो क्या होता है, वो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, ठीक है। इसी तरह क्या होता है, कंपनी की जो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है, कंपनी की प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है, उसको कॉर्पोरेट टैक्स कहा जाता है, ठीक है ना, कंपनी की इनकम के ऊपर। और वो कौन सा होता है, वो आपका डायरेक्ट टैक्सेस होता है, ठीक है ना। इसी तरह क्या हो जाती हैं, प्रॉपर्टी, ठीक है ना, आपकी प्रॉपर्टी है, उससे आप कोई इनकम अर्न कर रहे हैं, इसके ऊपर जो टैक्स क्या होता है, वो लगता है, वो भी क्या होता है डियर, वो आपका डायरेक्ट टैक्सेस में आता है, ठीक है। और फिर आ जाती है इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। इन मैं साथ ये भी बता देता हूँ, ठीक है ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब डियर वो क्या है, आपका सेल टैक्स है, ठीक है ना, सेल टैक्स है, ये आपका क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है ना। एक्साइज, ठीक है ना, एक्साइज जो आपका एक्साइज ड्यूटी है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इस तरह क्या है, आपका जो कस्टम है, ठीक है ना, कस्टम ड्यूटी है, ये आपका क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ठीक है। तो ये आपको जो है ना वो याद रहना चाहिए कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स क्या है, ये सारे डायरेक्ट टैक्सेस है, और सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी क्या है, ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज ये हैं कि बुक वैल्यू ऑफ एसेट इज ऑब्टेन बाय डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम स्क्रैप वैल्यू, मार्केट प्लस कॉस्ट वैल्यू, या कॉस्ट वैल्यू, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट्स का करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो है बुक वैल्यू ऑफ द एसेट इज ऑब्टेन बाय डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम कॉस्ट, ठीक है। डी क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। देखो डियर स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर क्या एसेट है, इसकी जो है एक कीमत क्या है, इसकी जो कॉस्ट है, ठीक है ना, एसेट की कॉस्ट, ठीक है ना, जिसके ऊपर आपने एक्वायर की थी, ठीक है ना, वो क्या है, 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है। अब इस साल मिसाल क्या है, साल 2023 के दौरान क्या था, उसके अंदर जो इसके ऊपर डिप्रिशिएट जो एसेट हुआ, हम सपोज करते हैं कि वो क्या हुआ, 10,000 हुआ, ठीक है ना, वो क्या हुआ, डिप्रिशिएट हुआ 10,000 रुपये से, ठीक है। तो अब डे सुन क्या होगा, जब हम कास्ट में से ये जो अमाउंट जो डिप्रेशन है जब माइनस करेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, हमारे पास बुक वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 1 लाख में से, ठीक है ना, हम क्या करेंगे, ये 10,000 जब हम माइनस करेंगे, ठीक है ना, तो पीछे क्या रहेगा, 90,000 क्या होगा, वो रुपीज़ रहेगी। वो जो 90,000 रुपीज़ है ना, ये क्या क्या है, वो उस एसेट की बुक वैल्यू है। कैसे हमने कम कैलकुलेट किया, हमने उस जो भी एसेट है उसकी कॉस्ट है, और उसमें से जो उस साल की डेप्रिसिएशन वो हमने माइनस कर दी है, ठीक है ना, और जो हमारे पास वैल्यू रह गई है, ठीक है ना, वो हमारे पास क्या है, उसको हम कहेंगे बुक वैल्यू ऑफ दी एसेट, हम उसको कहेंगे, ठीक है। तो हमेशा में से कॉस्ट में से जब डेप्रिसिएशन को माइनस की जाती है तो आपकी बुक वैल्यू क्या होती है ऑफ द एसेट क्या होती है, वो कैलकुलेट होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, एडिशन कोई भी एसेट है वो जब डैमेज हो जाती हैं, ठीक है, बिल्कुल किसी काम नहीं रहती इसके, ठीक है, तो उस वक्त जो उसकी जो वैल्यू रहती है ना, बच्चा कुछ जो उसका वैल्यू रहता है वो उसकी क्या होती है, उसकी स्क्रैप वैल्यू होती है, ठीक है। और मार्केट वैल्यू क्या होती है, जिसकी बेस पे जिसके ऊपर आप किसी चीज़ को बेचते हैं मार्केट में, वही इसकी मार्केट वैल्यू होती है, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, हमारे पास कॉस्ट में से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बुक वैल्यू ऑफ द एसेट आ जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, अ सेल ऑफ RS 10,000 रुपीज़ टू ए
was entered as sale to B. This is an example of, ठीक है, एरर आपसे पूछे, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, नन ऑफ दिस, ठीक है। अब एडिशन क्या है कि इसमें से आपका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है वो एरर ऑफ कमीशन है, ठीक है एडिशन। अब एडिशन क्या है कि ए ने क्या किया है, सेल किया है, सॉरी यहाँ पर हम जो है ना उसको बी लेते हैं, ठीक है ना, ये बी सेल ऑफ आर एस 2000 टू 10,000 रुपीज़ टू ए, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि ए मेरा क्या है, ए मेरा क्या है, ए मेरा डेटर है, ठीक है, ए मेरा क्या है, मेरा डेटर है। इसको मैंने क्या किए हैं, सेल किए हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि गलती से क्या किया उसने, जो जो यहाँ पर सी इसको हम लेते हैं, ठीक है ना, सी को इसने क्या किया, यहाँ पर सी के अकाउंट में क्या किया, उसको इंटर किया है, ठीक है। तो डेटर की बजाय अकाउंट में जो है ना वो अमाउंट डालने के इसने क्या किया है, एक और बंदा था, सी बंदा था, उसके अकाउंट में क्या किया, वो अमाउंट डाल दिए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इसने क्या किया, अमाउंट पोस्टेड ऑन इन रॉन्ग अकाउंट, ठीक है ना, ये क्या अमाउंट, ये वो वाला एरर है, ठीक है ना, एरर ऑफ कमीशन, ये वाला अमाउंट पोस्टेड इन रॉन्ग अकाउंट, ठीक है ना, ये वाला। तो जब भी अमाउंट क्या होगा, पोस्ट किया जाएगा रॉन्ग अकाउंट में, तो वो कौन सा होगा, वो आपका एरर ऑफ कमीशन होता है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर क्या था, ए था, मेरा डेटर ए था, ठीक है, मुझे उसके अकाउंट में 10,000 रुपये जो है ना वो क्या था, वो मैंने डालना था, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, उसको गलती से क्या किया, मैंने कोई सी बंदा, यहाँ पर मैं सी करता हूँ, ठीक है, बी तो यहाँ पर सेलर है ना, यहाँ पर सेलर है, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर क्या किया, मैंने सी के अकाउंट में क्या कर दिया, मैंने उसको सी के अकाउंट में मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। यानी मेरा कि और डेटर के अकाउंट में मैंने क्या किया, वो डाल दिए गलती से, बजाय मैंने एक को जना एक अकाउंट में डालना चाहिए था, ठीक है। वाज इंटर्ड एज, तो डिस्कशन क्या हो गया, ये मैंने अमाउंट डाली है, वो क्या किया है, अमाउंट पोस्टेड इन रॉन्ग अकाउंट, मैंने रॉन्ग अकाउंट में डाला है, एक अकाउंट में डालने की बजाय मैंने सी में डाल दिए, ठीक है, रॉन्ग अकाउंट में। तो अब डिस्कशन क्या होता है, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास एरर ऑफ कमीशन होगा। एरर ऑफ ओमिशन नहीं होता है, एरर ऑफ ओमिशन तब होता है जब आपने बिल्कुल कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं किया है, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं किया, स्किप किया आपने, फिर तब होता है एरर ऑफ ओमिशन होता है। और एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, जब आप जना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को जना वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करें, या कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करें, तब क्या होता है, वो एरर ऑफ प्रिंसिपल आता है। वो आगे हम चल के जो हमारे क्लास है उसमें हम डिटेल के साथ हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है डियर। तब अब हमारे पास आंसर कौन सा है, सी जनक, क्या ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना, एरर ऑफ कमीशन है, ये रॉन्ग अकाउंट में हम इसको पोस्ट कर दिया है। फिर नेक्स्ट हमारा है ऑब्जेक्टिव ऑफ या पर्पस ऑफ ऑडिट क्या है, ठीक है। यह है एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन है, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड है, बोथ ए एंड बी है, और डी के नन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी है, ठीक है। तो डेस आपने याद रखना है कि आपका ऑडिट का ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या हो जाता है कि आपने ऑडिटर ने अपना ओपिनियन क्या होता है, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपना ओपिनियन क्या होता है, लीगल ओपिनियन क्या होता है, उन्होंने देना होता है, ठीक है। तो ये भी इनका एक ऑब्जेक्टिव है। लेकिन ये डिस्टेंस इसमें याद रखो कि ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है, ये इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। अगर आपसे एमसीक्यू इस तरह कंफ्यूज भी किया जा सकता है कि वो आपसे पूछ सकता है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है, फिर आपने सिर्फ ये जो है ना इसके ऊपर फिर आपने टिक करना, याद रखना एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन क्या है, वो ऑडिट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। हाँ, और फिर क्या है, डिडक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, ये बेसिकली क्या है ऑडिट का, ये उनका एक सेकेंडरी क्या है, क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है ना। लेकिन चूंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है ना, तो आपने दोनों को लिखना है। लेकिन अगर एमसीक्यूज के अंदर वो स्पेसिफाई करें कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कौन सा है, मेन ऑब्जेक्टिव कौन सा है, तो फिर आपने एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन के ऊपर टिक करना है, ठीक है। फिर ये नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये इनका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। अगर वो आपसे एमसीक्यूज में पूछे कि सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव बताओ, तो फिर आपने इसके ऊपर जो है ना डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड के ऊपर फिर आपने क्लिक करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इस सूरत में क्या है, वो पर्पस पूछ रहा है या ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, जनरल बात कर रहा है, तो आपने क्या करना है, दोनों का लिखना है, ठीक है ना। डिटेक्शन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड भी है और एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन भी है, ठीक है। ऑडिटर अपना ओपिनियन क्या करता है, एक्सप्रेस करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बोथ ए एंड बी। और इसके अलावा जो ऑडिट है, इसका एक जो है ना वो जो इसका जो मीनिंग है वो क्या है, वो टू हेयर है, ठीक है ना। ये अक्सर मैंने एमसीक्यूज में देखा हुआ, ये आया हुआ है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, बेसिकली इसका टू हेयर है, ठीक है, टू हेयर। अच्छा डियर, फिर नेक्स्ट आ जाता है कि इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी,
सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको SEC भी कहा जाता है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी ऑल ऑफ द अबाउट, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट याद रखो कि इंटरनल ऑडिटर होता है तो कौन करता है, जो कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है ना, वो हमेशा क्या करता है, इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसके अलावा डियर स्टूडेंट क्या है आपका, एक होता है एक्सटर्नल ऑडिटर, ठीक है, एक्सटर्नल, ठीक है ना। यहाँ पर एक्सटर्नल ऑडिटर डेशन कौन होता है, इनको कौन अपॉइंट करता है, बेसिकली उनको 3 किस्म के जो ना वो लोग अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है ना। एक SECP जो ना उसको अपॉइंट कर सकता है, ये आपके MCQs है, ठीक है ना। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिटर्स को शेयर होल्डर्स भी उसको अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। और C नंबर पे कौन सा है, 3rd नंबर पे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, BODs है, ठीक है ना, कंपनी का, वो भी क्या कर सकता है, एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। और इनकी अपॉइंटमेंट क्या है, इट इज़ मैंडेटेड बाय लॉ है, ठीक है ना, मैंडेटेड बाय लॉ, ठीक है ना, मैंडेटेड बाय लॉ, ठीक है ना। लॉ को क्या करता है, वो आपको रिक्वायर करता है कि आपने एक्सटर्नल ऑडिटर को हायर करने हैं, उसे अपनी कंपनी की ऑडिट कराना है, ठीक है। ये एक लॉ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर क्या है, पाकिस्तान में जो कंपनीज जो है ना एक्ट है, ठीक है ना, कंपनीज एक्ट जो 2017 है, वो आपको क्या करता है, रिक्वायर करता है, ठीक है, कि कंपनीज को जो है ना वो अपना एक्सटर्नल ऑडिटर उनको अपॉइंट कर देना चाहिए, ठीक है। तो इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो क्या है, बाय लॉ है, ठीक है ना। जबकि इंटरनल ऑडिटर के लिए वहाँ पर जो है ना वो लॉ की जो है ना वो ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, वहाँ पर बाय लॉ वो रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, कंपनी के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, मैनेजमेंट के ऊपर है, अगर वो इसको अपॉइंट करना चाहते हैं तो मैनेजमेंट कंपनी का अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई लॉ के मुताबिक वो ऐसा लॉ उनको वो रिक्वायर नहीं करता है, ठीक है। लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए जो है ना वो लॉ आपको कंपेल करता है कि आपने क्या करता है, आपने अपॉइंट करनी है, ठीक है। तो ये भी इससे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, MCQs है। अच्छा डियर नेक्स्ट आ जाता है, डैश इज़ द मिनिमम प्राइस, ये इकोनॉमिक्स से हैं, बिलो विच अ सेलर डज नॉट वांट टू सेल एनी क्वांटिटी, ठीक है ना। ये बेसिकली मिनिमम प्राइस होती है, इससे जो नीचे हैं वो सेलर क्या कोई सेल बेचने के लिए तैयार नहीं होता, तो इस प्राइस को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, इसको रिजर्व प्राइस जो है ना वो बेसिकली कहा जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट फिर आ जाती हैं कि द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड्स ऑल कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है ना। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट है, इम्प्यूटेड कॉस्ट या नन ऑफ दिस। उसका करेक्ट ऑप्शन डियर क्या है, वो डायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, ये कंपनी का, ठीक है, ये कौन सा है, ये इनके कंपनी के डायरेक्ट क्या है, वो कॉस्ट है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है बजाय ये इसकी नेचर क्या है, बेसिकली ये एक एक्सपेंस अकाउंट है, ठीक है ना। ये क्या है, कंपनी का क्या है, बेसिकली खर्चा है, ठीक है ना। ये क्या है, एक्सपेंस अकाउंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है, ठीक है। और ये क्या है, सारे इनके अंदर डायरेक्ट कॉस्ट क्या होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसको आप कैलकुलेट जो है ना डियर स्टूडेंट किया, इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कहा जाता है, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कहा जाता है, ठीक है। इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, मिसाल के तौर पर ये क्या है, बिगिनिंग इन्वेंट्री है, ठीक है ना, बिगिनिंग इन्वेंट्री जो पिछले साल की जो है ना एंडिंग इन्वेंट्री थी वो अगले साल की बिगिनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी, ठीक है। प्लस किया इस साल जो हमने मज़ीद क्या किए हैं, कोई चीज़ परचेज़ किए हैं, ठीक है। और फिर इस साल जो है ना क्या हो गई, जो इन्वेंट्री हमारे पास जो है ना वो बच गई है, ठीक है ना, जो हमारे पास इस साल के एंड में हमारे पास जो है ना बच गई है, जो हम वो माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो ये इस तरह कैलकुलेट की जाती है, बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस करंट ईयर में जो हमने परचेजेस किए हैं और इस साल की जो एंडिंग इन्वेंट्री रह गई है वो जो माइनस करेंगे इन दोनों में से, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला है कैलकुलेट करने का। क्या है, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है इज़ यूज टू डिटरमन डेप्थ ऑफ द कंपनी, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट या ऑल ऑफ द अबाउट। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है। तो डियर क्या होता है, डियर कंपनी का क्या है, इनकम स्टेटमेंट जो बनती है ना वहाँ पर क्या, कंपनी का जो रेवेन्यू है सेल्स है, ठीक है, पूरे साल की, उसमें से फिर क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस की जाती है, यानी डायरेक्ट जो एक्सपेंसेस है वो माइनस की जाती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस की जाती है। और फिर पास जो फिगर आ जाता है वो फिर क्या आता है, वो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ठीक है। यानी क्या हो जाता है, ग्रॉस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को किस चीज़ को डिटरमिन करने के लिए वो माइनस की जाती है, सेल्स या रेवेन्यू से, वो ग्रॉस प्रॉफिट को डिटरमिन करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला। डियर स्टूडेंट सुनने का बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है ना, तो आप ज़रा कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और इनका रिप्लाई भी देता हूँ। तो थैंक यू सो मच।